4D संक्रमण श्रेणी, 5D संक्रमण श्रेणी, इन तीनों के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कौन सी श्रेणी से, फोर्थ संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, जिसको हम क्या बोलते हैं 6D श्रेणी। 6D श्रेणी भी किसके अंतर्गत आती है, डी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आती है। इसके अंदर कहाँ से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, एक्टिनियम 89, परमाणु क्रमांक कितना है 89, वहां से स्टार्ट होते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसके अंदर, उनकी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 AC, क्या नाम है इसका, एक्टिनियम। नंबर 2 RF, इसका क्या नाम है, रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम। नेक्स्ट थर्ड DB, DB का नाम क्या है, डबनियम। डबनियम। नेक्स्ट फोर्थ SG, क्या नाम है इसका, सीबोर्जियम। फोर्थ नंबर पे कौन आता है, SG, सीबोर्जियम। नेक्स्ट BH, BH का नाम क्या है, बोहरियम। बोहरियम। नंबर 6 HS, इसका नाम क्या है, हेसियम। नंबर 7 हेसियम के बाद में MT, इसका नाम क्या है, मीटनेरियम। मीटनेरियम। नंबर 8 DS, DS का नाम क्या है, डर्मस्टेटियम। डर्मस्टेटियम। नंबर 9 RG, RG का नाम क्या है, रोएंटजेनियम। नेक्स्ट 10 CN, इसका नाम है कॉपरनिशियम। इस तरह से 10 एलिमेंट्स किसके अंतर्गत आते हैं, 6D श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक क्या है इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 6D जो 7वां ग्रुप था, 7वां आवर्त जो था, 7वें आवर्त के अंदर AC एक्टिनियम आता था। एक्टिनियम के बाद में 14 एलिमेंट्स किसके आ जाते थे, ए ब्लॉक के तत्व के आ जाते थे, जिनको आवर्त सारणी में नीचे अलग से पृथक से स्थान दिया गया। ठीक है, उन 14 एलिमेंट्स को हटा दें तो एक्टिनियम के बाद में अगला कौन आता है, रदरफोर्डियम RF। तो इसका मतलब एक्टिनियम का कितना होता है, 89 परमाणु क्रमांक रखता है एक्टिनियम। उसके बाद में कौन आता है सीधा, RF रदरफोर्डियम। तो यहाँ से कितने एलिमेंट गायब हो गए, 90 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट क्या है, गायब है। कौन कौन से हैं वो, जो ए ब्लॉक के अंदर हम पढ़ेंगे, थोरियम से लेकर के लोरेंशियम तक। कहाँ तक के, थोरियम से लेकर के, थोरियम का कितना होता है 90, से लेकर के कहाँ तक, LR लोरेंशियम कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक 103। तो ये एलिमेंट किस में चल गए, ए ब्लॉक के तत्वों में चल गए। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होंगे, अब 104, फिर 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112। इस तरह से टोटल ये कितने एलिमेंट्स आते हैं 6D श्रेणी के अंदर, टोटल 10 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, बात करते हैं 10 एलिमेंट्स में कि इनका ट्रिक क्या है, पहले तो याद रखने की। जैसा कि आपको पहले भी बताया था मैंने, ट्रिक ये है इसकी, एक रफ रजिस्टर दे भाई, एक रफ रजिस्टर दे भाई, यानी एक रफ रजिस्टर मांग रहा है एक जना, किससे, सागर। तो सागर क्या करने लग जाता है, वहां पर हंसने लग जाता है। तो वो कहता है इससे सागर से, सागर बहुत हंसमत, सागर बहुत हंसमत। और आगे कहता है वो, दुष्ट दुष्ट रोएगा तो शुभ भी नहीं होगा।
इस तरह से शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है 6D श्रेणी को याद करने की। अगेन रिपीट करता हूं मैं, एक रब रजिस्टर दे भाई, सागर बहुत हसमत, दुष्ट रोएगा तो चुप भी नहीं होगा। तो इससे केवल हमको ये सिंबल्स याद रखने हैं। एक से क्या है एसी यानी एक्टिनियम, रफ रजिस्टर से क्या है आरएफ रदरफोर्डियम, दे भाई से क्या है डीबी डबनियम, सागर से एसजीसी बोर्जियम, बहुत से बीएच बोहरियम, और हस से एचएस हेसियम, मत से एमटी मीटनेरियम, दुष्ट से डीएस डर्मस्टेटियम, रोएगा तो आरजी रोइंटजेनियम, चुप भी नहीं होगा से सीएन कोपरनिशियम। इस तरह से टोटल 10 एलिमेंट से इनके क्या सीख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ क्या चीज आएगी हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, हमको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। केवल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या बनाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या था, देखो ही नी अर कर ज परमाणु क्रमांक क्या है 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो देखो 89 के पहले कौन सा नंबर आ रहा है, जस्ट कौन सा आ रहा है, रेडॉन आ रहा है 86। तो रेडॉन का हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि फुली पीले तो कंप्लीट शेल को क्या करता है, कवर अप करता है। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, रेडॉन को। तो इसका अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले रेडॉन। और रेडॉन के बाद में क्या आएगा, देखो 6D श्रेणी है और 6D श्रेणी है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 6D में जाएगा, और किस में जाएगा 7s में जाएगा। तो 7s और 6D दोनों चीजें आ गई। अब देखो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या थी, 8वीं नहीं पढ़ोगे तो 10वीं, मतलब सरकारी स्कूल में जाओगे प्राइवेट स्कूल में जाओगे, सरकारी स्कूल में जाओगे तो 10वीं 2 बार पढ़नी पड़ेगी, प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो 9वीं 2 बार पढ़नी पड़ेगी। ये बात थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो सरकारी स्कूल वाली बात है वो किसके लिए थी, 5D श्रेणी के लिए, और प्राइवेट स्कूल वाली बात किसके लिए थी, 6D श्रेणी के लिए, जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो ट्रिक हमने कल देख ही ली थी। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमको 8 नहीं पढ़ाना, यानी 8 नहीं भरना है। 6D में क्या नहीं भरना है, 8 नहीं भरना है। और क्या भरना है, इसके अलावा 9वीं 2 बार पढ़ानी थी तो 9 2 बार भरना है। उस ट्रिक से ये चीज निकल करके आती है आपके पास, किसमें 6D श्रेणी में, यानी 6D कक्षा के अंदर आपको 8 नहीं भरना है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करना है, और 9 इलेक्ट्रॉन 2 बार फिल करना है। इसका मतलब ये हुआ क्या, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो देखो यहाँ पे रेडॉन कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है, 86 इलेक्ट्रॉन से लेकर के जाता है रेडॉन। और जब ये 86 ले गया, हमको भरने कितने थे 89, यानी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। और हमको पता है कि 6D में कहां से स्टार्ट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 86 और एक 87, तो 7s में कितना आएगा 2, 89 हो गए क्या। अब यहाँ 6D में लाइन से गिनती चलानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9 कितनी बार भरना है, 2 बार, और 8 नहीं भरना, सिंपल। तो क्या लिखेंगे अगला, रेडॉन 7s2 6D2, फिर रेडॉन 7s2 6D3, फिर रेडॉन 7s2 6D4। अब देखो ये संख्या तो चलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्टिनियम के बाद में 14 एलिमेंट किसके आ गए, एफ ब्लॉक के आ गए क्या। तो यानी एफ कक्षक भी इन्वॉल्व होगा यहाँ पर। तो कहां से इन्वॉल्व होने लग जाएगा, इसके बाद से इन्वॉल्व हो जाएगा क्या। तो एफ ब्लॉक के यानी 4F तो वहां आ गया था कल 5D में, तो अब यहाँ कौन सा आएगा 5F आएगा क्या। तो यहाँ पर हमको क्या फिल करना है, साथ के साथ 5F भी फिल करना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे पहले 5F 14, और फिर लिखेंगे हम 7s2, समझे क्या। एफ के 14 इलेक्ट्रॉन जो कहां पहुंच गए, एफ ब्लॉक में पहुंच गए, वो तो पूरे भरे हुए हैं पहले से 14 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसको भी यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। अगले में प्लेस होगा, सभी में प्लेस होगा। तो क्या आएगा 5F14 7s2 6D3, फिर 5F14 7s2 6D4। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। चलो चेक करते हैं अपन। यहाँ देखो रेडॉन के 86 और 14 कितने हो गए, 100, 86 और 14 100, 100 और 2
102 और 2 104, 104 आ रहा है क्या? चलो अगला चेक करते हैं। 86 14 100 और 2 102 और 3 105, फिर 86 14 100 102 और 106। लाइन से चल रहा है, कंटिन्यू। ऐसे ही अगला, अब कितना भरना है? 107 भरना है। तो रेडॉन 5A14 7H2 6D5। नेक्स्ट रेडॉन 5A14 7H2 6D6। नेक्स्ट रेडॉन 5A14 7H2 6D7। तो 7 तक तो हमने रेगुलर फिल कर लिया। 6D में चेक करो 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हमने ट्रिक में पढ़ा था कि 6D में 8 नहीं भरना है और 6D में ही 9 2 बार भरना है। तो अगला नंबर 8 का आ रहा है, तो 8 तो भरना ही नहीं है, यानी क्या भरेंगे? 9 भरेंगे। चेक करते हैं। रेडॉन 5A14 7A 6D। अब 6D में कितना भरना है? 8 तो भरना ही नहीं है, तो कितना भरेंगे? 9 भरेंगे। 9 भरेंगे तो यहाँ 7S में कितना आएगा? 1 आएगा क्या? ठीक है, ऐसे ही इसको चेक कर लेते हैं। चाहो तो देखो कितना था इसका परमाणु क्रमांक 110। 110 परमाणु क्रमांक है तो 110 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 86 रेडॉन ले गया, 14 इससे आ गए, कितने हो गए? 100। 100 और 101 और 9 कितने होते? 110। कंप्लीट। आ गया क्या? देखो नेक्स्ट क्या है? 111। 111 है तो क्या लिखेंगे? रेडॉन 5A14 7A 6D। अब देखो 9 एक बार आया, भराई में भी एक बार और भरना है, लिख रखा है 9 2 बार भरना है। एक और बार भरेंगे कितना आएगा? 6D9। तो 7S में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा क्या अपने आप? 111 इलेक्ट्रॉन भरने थे। 111 और क्या काउंट करो? 86 14 100 और 2 102 और 9 111। टोटल 111 एलिमेंट आ गए क्या? नेक्स्ट रेडॉन 5A14 7H2 6D10। और लास्ट डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो डी में लास्ट 9 थे तो हमने 10 कर दिए। और इस तरह से 6D श्रेणी के ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अकॉर्डिंग टू ट्रिक, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। एक बार जिसको नोट करना है नोट कर लो। इसके बाद में इसकी दूसरी ट्रिक बताऊंगा अभी आपको। जस्ट नोट करो इसको पहले। आपके पास 15 सेकंड है केवल नोट करने के लिए। आई थिंक हो गया होगा मेरे हिसाब से आपका सबका। अगर नोट हो गया हो तो एक बार अपना फिंगर ऊंचा कर दो, कोई भी एक जना, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ। शुभम हो गया? प्रेमलता ठीक है। ठीक है आगे बढ़े। चलो मैं दूसरे ट्रिक की बात कर रहा था आपके सामने। दूसरी ट्रिक क्या है देखना। हम बात कर रहे हैं किसकी? 7S की। 7 एक कक्षक की बात कर रहा हूं। यहाँ पर क्या नंबर याद रखना है हमको? 1 2 2। नंबर क्या याद रखना है हमको 7S में? 1 2 2। यानी 7S में चेक करना है। यहाँ पे देखना आगे से सब में क्या जा रहा है? देखो 2 2 2 2 2 2 2। सब में कितना आ रहा है? 2 2 आ रहा है। लेकिन लास्ट के 3 में चेक करना 1 2 2। 7S कक्षक में अंतिम तीनों तत्वों के अंदर
क्या नंबर आ रहा है 7s में? ओनली 122 यानी 122। जैसा कि आपको पहले वाली ट्रिक बताई थी मैंने 5D वाली, उसमें क्या थी 112 112 याद रखना था वहां पे नंबर। 5D में कौन सा नंबर याद रखना है लास्ट में 112। इसे 6D में कौन सा नंबर याद रखना है 7s के लिए 122। यानी 7s में इनमें जो 8वां एलिमेंट है उसमें कितना भरना है 1, 9 में कितना भरना है 2 और 10 में कितना भरना है 2। समझ गए क्या? याद रह जाएगी क्या ट्रिक? 7s में दोबारा चेक कर लो, 7s में सभी में कितना आ रहा है 7वें एलिमेंट तक 2 2 2 आ रहा है, लेकिन जो 8वां 9वां 10वां है उसमें कितना आ रहा है 1 2 2। कहने का मतलब सीधा सीधा सा एक याद रखना है कि सब में 7s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, केवल और केवल इसमें आएंगे डर्न स्टेडियम में 7s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी सब में कितने आएंगे 7s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुकी है अपनी संक्रमण श्रेणियां। अब इसके आगे अपन अपने नोट्स पर चलते हैं। इस ट्रिक को नोट कर लो आप अपने उसके अंदर कॉपी के अंदर, क्योंकि नोट्स के अंदर ये है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अपना एक क्वेश्चन था, मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन डाल रखा है कि क्रोमियम व कॉपर आपको सिद्धांत से विचलन प्रदर्शित करते हैं क्यों? सबको अपने नोट्स के अंदर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगेन रिपीट, क्रोमियम व कॉपर आप वो सिद्धांत से विचलन प्रदर्शित करते हैं क्यों? इसका आंसर मैं आपको जब मैंने 3D संक्रमण श्रेणी पढ़ाई थी उस टाइम पर मैं आपको इसका आंसर दे चुका था, पर फिर भी एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं इस चीज को। क्या था? इरेज कर रहा हूं मैं इसको, इरेज कर दूं? ओके, तो देखो हम बात कर रहे हैं कि क्रोमियम और कॉपर आप वो सिद्धांत से विचलन प्रदर्शित करते हैं क्यों, ये क्वेश्चन है अपने पास। तो इसको चेक करते हैं। बात हो रही है यहाँ पर किस किस की, क्रोमियम की और कॉपर की। तो देखो जो क्रोमियम और कॉपर है इन दोनों के हमको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो उसके लिए इनका परमाणु क्रमांक देखेंगे। क्रोमियम का कितना होता है भाई 24, कॉपर का कितना होता है 29 परमाणु क्रमांक रखते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम निकालेंगे तो बाइथम कोश का विन्यास क्या आएगा, आर्गन 3d5 4s1। कल मैंने आपको बताया था होना तो होता तो क्या है 3d4 4s2, लेकिन अर्धपूरी विन्यास की वजह से क्या हो जाता है इसका 3d5 4s1 हो जाता है। ऐसा हमने पढ़ा। ऐसे ही कॉपर में भी क्या हो जाता है, आर्गन 3d10 4s1 हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था एज ए एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन था, इस वजह से ऐसा हो रहा था। कहाँ पढ़ा था हमने? प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर पढ़ा था। तो ये विन्यास निकल करके आता है। तो ये विन्यास कहीं से आ रहा है? आप वो सिद्धांत से विचलन प्रदर्शित करने के लिए कारण आ रहा है। तो देखो आप वो सिद्धांत क्या था, आप वो सिद्धांत के बारे में एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको सारा। आप वो सिद्धांत का मतलब होता है कक्षकों का निर्माण। क्या होता है? कक्षकों का निर्माण। दैट मीन्स टू बिल्डिंग अप, जिसके अंतर्गत हम कितने नियम पढ़ते हैं? 4 नियम पढ़ते हैं। 4 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है पाउली का अपवर्जन नियम। कौन सा नियम है? पाउली का अपवर्जन नियम। क्या कहता है पाउली? पाउली मना करता है, अपवर्जन मतलब मना करना। पाउली किसकी मना करता है? कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं जिनका चक्रण कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2, वो भी विपरीत चक्रण वाले। ये कहता है पाउली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक कक्षक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भर सकते। कैसे भरे फिर? अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरना है कक्षक में तो एक ऐसा भरे और एक ऐसा भरे, और 2 से ज्यादा नहीं भरे। ये कौन था? पाउली। इसके बाद दूसरा नियम क्या आया? हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या था? हुंड एक वैज्ञानिक का नाम, उसने क्या कहा? उसने कहा कि एक कक्षक के अंदर जैसे पी ले लें हम, पी उपकोष ले लें, एस उपकोष ले लें, डी उपकोष ले लें, हमने ये ले लिया पी उपकोष। तो इसमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक भी इलेक्ट्रॉन ना भर दे। क्या कहता है हम कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि प्रत्येक कक्षक में क्या नहीं आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन। ये तीनों में एक इलेक्ट्रॉन आ गया क्या? तीनों कक्षकों के अंदर
एक विद इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हम चाहें तो युग्मन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये एक विद इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो सही है, अगर ये मान लो मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक और एक दो, अभी ये खाली है। अब जब ये खाली है तो अभी मैं यहाँ पेयरिंग नहीं करवा सकता हूँ, यानी युग्मन नहीं करा सकता हूँ। ये कौन कहता है? हुंड। तो अगर मैं यहाँ ये पेयरिंग करवा देता हूँ तो ये चीज क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। किसके अकॉर्डिंग? हुंड के अकॉर्डिंग। और हुंड क्या है? आबो सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये 2 नियम। तीसरा नियम क्या था? n+l का नियम। n+l नियम हमने शुरू में भी बात की थी, क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट नियम है भाई n+l। n का मतलब तो होता है कोश, n का मतलब क्या होता है? कोश। और l का मतलब क्या होता है? कोश। अब आप जानते हैं कोश क्या होते हैं? कोश क्या होते हैं? 11th आपने पढ़ी है बेसिक सारी, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी बता देता हूँ एक बार। कोश क्या होते हैं? KLMN, ये कोश है। ठीक, जैसे ये नाभिक है, इस नाभिक के बाहर की तरफ ये जो फैला है, ये दिखाई दे रहा है, क्या है? कोश। कौन सा कोश? के कोश। दूसरा आएगा एल कोश, तीसरा आएगा एन कोश, चौथा आएगा एन कोश। इस तरह से ये क्या है? कोश। इनके वैल्यूज होती है KLMN की। तो एन की वैल्यूज, एन का मतलब कोश, KLMN के लिए जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी? एन का मान क्या रहेगा? पहले कोश के लिए 1, क्योंकि पहला कोश है तो 1, दूसरा कोश है तो 2, तीसरा कोश है तो 3 और चौथा कोश है तो 4। इस तरह से कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, समझे? तो ये n की वैल्यूज क्या है? KLMN के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 इस तरह से कंटिन्यू चलती है। और जो l है ये क्या है? उपकोश। और उपकोश के जो मान है, उपकोश कौन कौन से होते हैं? उपकोश होते हैं S, P, D और S। इनके लिए अगर हम l की वैल्यूज देखेंगे तो S कक्षक के लिए जो l के मान होते हैं वो क्या होते हैं? 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। n की वैल्यूज 1 2 3 4 और l की वैल्यू 0 1 2 3। यानी अगर उपकोश की वैल्यूज देखेंगे, l की वैल्यूज वो क्या होती है? n-1। उपकोश की वैल्यूज क्या होती है? n-1। क्यों नहीं? देखो n की वैल्यू जब 1 आती है ना तो s की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो n एक से इससे पीछे चल रहा है, कोश से जस्ट पीछे चलता है उपकोश, एक नंबर पीछे। इसके लिए जब 1 आता है तो इसके लिए 0 आता है, इसके लिए 2 आता है तो इसके लिए 1 आता है। ठीक है, तो देखो n+l का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षकों में भरे जाते हैं जिनके लिए n+l अर्थात ऊर्जा का मान कम होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, n+l का नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षकों में भरे जाते हैं जिनके लिए n+l अर्थात ऊर्जा का मान कम होता है। तो n+l का मान क्या है? देख लेते हैं एक बार, कोई 2 एग्जांपल लेते हैं। चलो इसी को ले लेते हैं, 3D और 4s। 3D भी कक्षक है, 4s भी कक्षक है। इनके लिए अगर हम nl और l के मान देखेंगे तो देखो 3 का मतलब क्या है? ये 3 का मतलब है तीसरा कोश और 4 का मतलब क्या है? चौथा कोश। तो n का मान तो आ गया अपने आप, क्योंकि n क्या था? कोश। तो यहाँ अगर हम n+l की वैल्यूज निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ 3 और यहाँ n की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। अब क्या देखेंगे? l की वैल्यू d के लिए कितनी है? l की वैल्यू d के लिए कितनी है? 2। तो l की वैल्यू d के लिए कितनी आती है? 2। तो 3 + 2 बराबर n+l का मान कितना आता है निकल करके? 5। सेम यही 4 तो आ गया था इनका मान 4s के लिए। l का मान s के लिए कितना होता है? l का मान s के लिए कितना होता है भाई? 0। और 0 होता है तो 4 + 0 बराबर टोटल कितना आया? 4। अब देखो n+l का मान किसके लिए कम है? 3D के लिए या 4s के लिए? सबको दिखाई दे रहा है कि n+l का मान 4s के लिए 4 है, यानी कम है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? 4s में भरे जाएंगे, यानी 3D में इलेक्ट्रॉन हम कब भरेंगे? बाद में भरेंगे। एक ये नियम था आपको सिद्धांत का। और लास्ट और आखिरी नियम कौन सा है? अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम। क्या कहता है ये नियम? ये कहता है नियम कि अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। अब बात आती है क्यों होता है? ये भी हमने 11th कक्षा में पढ़ा था। मैंने आपको इसके लिए 2 नियम पढ़ाए थे। कौन कौन से नियम पढ़ाए थे? 2। एक तो था सममिति का नियम। कौन सा था? सममिति का नियम। और एक और था स्थायीकरण ऊर्जा का नियम। 2 नियम पढ़े थे हमने 11th क्लास में चैप्टर के अंदर। तो यहाँ हमें सममिति के हिसाब से ही बता देंगे अपन। देखो नियम कौन सा चल रहा है? अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित
कक्षकों के स्थायित्व का नियम। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये नियम ही इससे रिलेटेड है हमारे इस क्वेश्चन से, इसलिए इस नियम को लिख रहे हैं। बाकी मैंने ऐसे ही समझा दिया आपको ओरल, ताकि जो धूल जमी हुई है ना पहले की वो धूल हट जाए, इसलिए मैंने रिपीट करवाए सारे पॉइंट आपको। चलो, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों की बात हो रही है तो हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं अर्धपूरित और पूर्णपूरित का। देखना, मैंने ये पी कक्षक ले रखा है। कौन सा कक्षक है? पी कक्षक। और एक और ले रखा है मैंने पी कक्षक, और एक और ले रखा है मैंने पी कक्षक। 3 पी कक्षक लिए मैंने। पी कक्षक में 3 कक्षक होते हैं टोटल पी कोष के अंदर, तीनों ही पी हैं। देखना, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे भरता हूं 1 2 3। इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। इसको मैं पूरा भर रहा हूं, इसको मैं आधा भर रहा हूं, और इसमें देखना 1 2 3 4, और इसको मैं पूरा भी नहीं भर रहा, आधा भी नहीं भर रहा, आंशिक रूप से भर रहा हूं। तो देखेंगे यहां पर कि इसको हम क्या कह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं इस कक्षक में। 6 में से कितने भर रहे हैं? 3 ही भर रहे हैं। और जब 6 में से 3 ही भरेंगे, इसका मतलब क्या कहेंगे? आधा भरा हुआ है। और आधा भरे हुए का मतलब क्या होता है? अर्धपूरित। यानी ये क्या कहलाएगा? अर्धपूरित कक्षक। यहां चेक करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एक कक्षक में, 2 तो 3 में कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे और 6 के 6 पूरे के पूरे भरे हुए। और जब 6 के 6 पूरे के पूरे भरे हुए हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण पूरित कक्षक। और यहाँ देखो, ना तो आधा है ना पूरा है। पूरा कब होता है? जब 6 इलेक्ट्रॉन भरे होते। आधा कब होता है? जब 3 इलेक्ट्रॉन भरे होते। तो यहाँ ये क्या है? आंशिक पूरित। अब देखो, ये अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक क्या है? सममित। सममित का मतलब जैसे एक कमरे के अंदर 2 चीजें रखी हुई है, दोनों समान चीजें, तो उसको बीच में से काट दिया जाए तो इधर वाला पोर्शन 2 अलग अलग जगह रखे हैं तो दोनों को सेम चीज मिल जाएगी। तो ये क्या कहलाती है? सममिति कहलाती है। कहने का मतलब ये, जैसे एक डब्बा है, इस डब्बे को मैं अगर काट दूं बीच में से तो ये समान 2 भाग हो गए, तो ये क्या कहलाएगा? सममिति। लेकिन अगर मैं इस तरह से कुछ बनाऊं और इसको मैं काटूं तो समान 2 भाग नहीं आते, तो ये क्या कहलाता है? असममित। उसी प्रकार से यहाँ पर चेक करेंगे, देखो प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ ये हो गया कि एक घर था, एक घर के अंदर कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। तीनों बच्चों को कितनी रोटी दे रखी है? 2-2 रोटी दे रखी है। और तीनों बच्चे रोटी खा करके क्या हो रहे हैं? संतुष्ट हो रहे हैं, पेट भर रहा हूं। ठीक, यहां देखो, एक घर था जिसमें 3 बच्चे थे, जिनको प्रत्येक को कितनी रोटी दी? 1-1 रोटी दी। और ये क्या हो गए? संतुष्ट, क्योंकि तीनों को क्या मिल रही है? 1-1 रोटी मिल रही है। यानी ये भी क्या हुआ? सममित। ज्यादा सममित कौन हुआ? ये हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ तो केवल 1-1 रोटी मिली, यहाँ कितनी रोटी मिली? 2-2 रोटी मिली। तो ज्यादा रोटी खाएंगे तो ज्यादा एनर्जी आएगी। लेकिन यहाँ देखेंगे, एक घर में 3 बच्चे थे। एक घर में कितने बच्चे? 3 बच्चे। तीनों बच्चों में से एक बच्चे को कितनी रोटी दे दी मम्मी ने? 2। एक बच्चे को कितनी दी? 1। और एक को कितनी दी? 1। तो यहाँ पर ये तो संतुष्ट हो गया, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे? अब रोएंगे। और रो के क्या कहेंगे कि मम्मी मम्मी मुझे भी दो भाई। इसको 2 क्यों दी? ये ज्यादा लाड खाएगा। तो सबको बराबर दो, या तो सबको बराबर दो, पर इस तरह से चीटिंग करना गलत। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आंशिक पूरित है, इसलिए इसका स्थायित्व क्या है? कम है। इसका स्थायित्व क्या है? कम है। इसका स्थायित्व क्या है? ज्यादा है। और सबसे ज्यादा है। लेकिन इसका स्थायित्व भी क्या है? ज्यादा तो है, लेकिन इससे कम है। क्योंकि यहाँ पर 1-1 रोटी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर 2-2 रोटी मिल रही है, और ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यहाँ अब और इलेक्ट्रॉन आने की टेंडेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ अभी और 3 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अतः इसका स्थायित्व इसकी तुलना में कम है। तो इसका मतलब क्या निकल करके आता है? आती है बात, सर्वाधिक स्थायित्व किसका होता है? पूर्ण पूरित कक्षक का। उससे कम स्थायित्व किसका होता है? अर्धपूरित कक्षक का। उससे कम आंशिक पूरित कक्षक का स्थायित्व होता है। किसकी वजह से?
सममिति की वजह से और स्थायीकरण ऊर्जा के सिद्धांत की वजह से। स्थायीकरण ऊर्जा का सिद्धांत हमने पढ़ा था पिछले साल, क्या था, एन की वैल्यूज निकालते थे हम, फिर वामावर्त घूर्णन और दक्षिणावर्त घूर्णन, इस तरह से पूरी कैलकुलेशन है जो आपने लास्ट ईयर पढ़ ली थी, वो हमको इस साल है भी नहीं, तो उसको ध्यान में रखना, केवल क्या याद रखना है, सममिति का सिद्धांत याद रखना है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, क्या चल रहा था अपने यहाँ, आर्गन 3d5 की निकल करके आता है। अब देखो यहाँ पर अगर इसका विन्यास जो क्रोमियम का था, विन्यास क्या होना चाहिए था हमारे उसके अकॉर्डिंग, ये होना चाहिए था आर्गन 3d4 ये होना चाहिए था इसका। ऐसे कॉपर का क्या होना चाहिए था, आर्गन 3d9 ये होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि n+l का रूल कह रहा है, n+l के नियम ने क्या कहा था कि 4s की ऊर्जा क्या है, 4s की ऊर्जा 3d की तुलना में कम है, अभी बताया था मैंने आपको। तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए, और 4s में अगर पहले इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो 4s पूरा भर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और पूरा भर जाएगा तो 3d में कितने की जरूरत पड़ेगी, केवल 9 की जरूरत पड़ेगी। ऐसे यहाँ पर 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो 3d में कितने बचेंगे, केवल 4। आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि पहले 4s लिखो पहले भरना है तो ये 3d बाद में लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले किसी को भी लिख सकते हो आप इस शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन में। अगर पूरा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, लेकिन अगर हम छोट वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो उसको हम आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, जैसा अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं। फिर भी अगर किसी की इच्छा हो रही हो तो इसको पहले लिख देता हूँ, क्या आएगा 4s2 3d4, तो यहाँ क्या आएगा 4s2 3d9, ये होना चाहिए था विन्यास। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कितने इलेक्ट्रॉन बनने, 24, तो 18 2 20 4 24, इसमें 29, 18 2 20 9 29, ये विन्यास होना चाहिए था। लेकिन ये क्या कर रहा है, आपको सिद्धांत से विचलन प्रदर्शित कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये रहा रीजन, पूर्ण पूरित कक्षक का स्थायित्व अधिक होता है और अर्धपूरित कक्षक का स्थायित्व अधिक होता है। तो देखो ये अर्धपूरित कक्षक को ये शो कर रहा है, पूर्ण पूरित कक्षक को ये शो कर रहा है। कैसे कर रहा है देखना, अगर ये 4s कक्षक से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले, किसमें 3d में, 4s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो जाए, 3d में ट्रांसफर हो जाए केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो विन्यास ये निकल करके आता है क्या, आर्गन 3d5 ये विन्यास आने की वजह से किसमें चला जाता है, अर्धपूरित विन्यास में चला जाता है। और जब ये अर्धपूरित विन्यास में चला जाएगा तो इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो कौन ऐसा होगा जो अपना स्थायित्व नहीं बढ़ाना चाहेगा, सब अपना स्थायित्व बढ़ाना चाहते हैं, सब स्टेबल होना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, आप भी चाहते हो कि मैं IAS बनूं, कलेक्टर बनूं, कुछ और बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, तो सब क्या चाह रहे हैं कि अपना अपना स्थायित्व बढ़ जाए सबका। इसी तरह से ये भी चाह रहा है क्रोमियम भी कि मैं अपना स्थायित्व बढ़ा लूं। स्थायित्व कब बढ़ेगा, जब ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन किसमें देगा, 3d में देगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा, अर्धपूरित विन्यास में पहुंच जाएगा। और अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। इसी तरह से बात करें कॉपर की, तो कॉपर का विन्यास ये था, अगर ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन 4s से किसमें ट्रांसफर कर दे, 3d में ट्रांसफर कर दे, तो क्या हो जाएगा, 4s से जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो जाते ही क्या है, ये विन्यास आएगा कि 3d10 4s1, तो इसका खुली पी लोगे क्या डी कक्षक, और पूर्ण पूरित कक्षक का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रोमियम और कॉपर आप वो सिद्धांत से विचलन प्रदर्शित करते हैं। समझेगा बात को, ये बात समझ में आ गई क्या, तो फिंगर दिखा दो एक बार अगर समझ में आ गई तो। चलो ठीक है, कंटिन्यू। तो एक बार जिसको जो भी उतारना है उतार लो, वैसे नोट्स में लिखा हुआ है ये सब, एक बार बोल देता हूँ मैं नोट्स में क्या लिख रहा है। क्रोमियम व कॉपर दोनों तत्वों में 3d और 4s उपकोषों की ऊर्जा का अंतर क्या होता है, काफी कम होता है। 3d और 4s की बात कर रहा है, 3d और 4s की ऊर्जा का अंतर क्या है, काफी कम है। इसलिए क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आसानी से कर लेते हैं। अतः दोनों तत्वों में 4s कक्षक से इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में चला जाता है, जिससे क्रोमियम का अर्धपूरित व कॉपर का पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त होता है, जिससे इनका स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अतः ये आप वो सिद्धांत से विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब फोन आपका जो ये जो नेटवर्क है कटने वाला है, आपको रीजॉइन होना है वापस कल की तरह। ठीक है, अभी कट जाएगा ये 30 सेकंड के अंदर, आपको रीजॉइन होना है। डाउट नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे हम, जो भी चलेगी अपनी, रीजॉइन हो जाना अभी, जब तक उतार लो जो भी उतारना है आपको।